चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 से। इस चैप्टर में जो खास बात है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है, उसका ना पीछे ना आगे, हमें कुछ नहीं जानना है, हमें सिर्फ उस टाइम पीरियड जो है, स्पेशली आप यहाँ देखो पहले 7वीं शताब्दी, उसके बाद हम 7वीं से 12वीं शताब्दी के राजवंशों के बारे में जानेंगे। 7वीं शताब्दी क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, और बाकी पूरे राजवंश कौन कौन से राजा आए, उनका राज्य कैसा रहा, कौन से राजवंश बने, क्या सभी भारत के ही थे या फिर कुछ बाहर से भी आए हैं, हम ये सब जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं नए राजवंशों का उदय। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसके नोट्स बना दिए हैं, ताकि जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन सीरीज़ होती है वहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखे होंगे आप उनको इन पॉइंट्स के थ्रू पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और आंसर लिखने में आपको ईजी हो जाएगा। तो टॉपिक है हमारा नए राजवंश का उदय। इसमें बताया गया है कि 7वीं सदी तक जो उपमहाद्वीप यानी हमारा जो भारत क्षेत्र है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूडिंग था, पहले ये हमारा भारत क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। तो ये कोई ऐसे सीमा नहीं थी यहाँ पे, इन सब एरिया में या चाइना वगैरह में कोई सीमा नहीं थी, या श्रीलंका में, ये सब यहाँ पे नेपाल भी हमारे पास है, भूटान भी है, तो ये सब एक ही क्षेत्र हुआ करते थे तो पूरा। लेकिन यहाँ पे उपमहाद्वीप बोला गया नहीं है, भारत क्षेत्र उसके आसपास के जो आज के पड़ोसी राज्य हैं उन सब के बारे में बात की गई है। तो ये बहुत, जो इन क्षेत्रों पर जो लोग होते थे वो बहुत बड़े बड़े भूस्वामी, यानी कि भूस्वामी का मतलब होता है जो ज़मीन के मालिक होते हैं वो होते थे, या फिर वो योद्धा मालिक बन जाते थे जो युद्धों के माध्यम से आपस में लड़ाई करते थे। जैसे कि आपने रामायण में, महाभारत में, या फिर एक पिक्चर आई थी पद्मावत, उसमें देखा होगा कि दो राजा आपस में लड़ते हैं और फिर उनके बीच में लड़ाई होती है और फिर जो हारा उसका क्षेत्र अपने में वो मिला लेते हैं। या बाजीराव मस्तानी ऐसी पिक्चरों में भी दिखाया गया है, अभी पानीपत जैसी पिक्चर आई है। तो ये आपको दिखा रही है, हिस्ट्री के बारे में बताती है कि कैसे हमारी हिस्ट्री इवॉल्व कर रही है। तो ऐसे ही होता था कि ये लोग आपस में लड़ते थे और जो राजा कमज़ोर होता था, जो हार जाता था, उसका राज्य अपने में ये लोग मिला लेते थे। तो इस तरीके से नए राजवंशों का एक तरीका तो ये हो गया उदय होने का। दूसरा हो कि जो नए नए राजा पहले कमज़ोर थे, ठीक है, लेकिन वे धीरे धीरे शक्तिशाली हुए। पहले आर्थिक रूप से शक्तिशाली हुए, फिर समाज में उनको इज्जत मिली और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, उस ग्रुप से उन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया। तो वो अपने आप को सामंत कहलाने लगे, मतलब देख रहे हो यहाँ पे सामंत और अधीनस्थ मानते, मतलब फिर राजाओं ने इन लोगों को अपने अंदर काम पर रखा, इनका खर्चा उठाते थे, इनको उपाधियाँ देते थे। तो इसके बदले में ये जो सामंत लोग होते थे, भूस्वामी जिन्हें हम जमींदार कहते थे, मतलब जिनकी ज़मीनें होती थी, तो ये लोग राजा को बदले में गिफ्ट देते थे बहुत सारे, और सैन्य मदद देते थे, क्योंकि सेना राजा उस टाइम नहीं रखा करता था, वह दूसरों की मदद से या गांव वालों की मदद से सेना को वो जमा करता था और फिर वो युद्ध लड़ने जाया करता था। तो ये लोग, राजा इनको अपने पास नौकरी में रखते थे, तो ये बदले में राजा को सैन्य मदद करते थे। ये आपस में ऐसे ही चलता था, ठीक है। उसके बाद आता है जो हम यहाँ पे मेनली इस पूरे चैप्टर में जिन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिन राजवंशों, मैंने ऊपर दिखाया आपको कि 7 से 12वीं सदी के जो राजवंश हैं उनमें हम किन किन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये, लेकिन इनमें कुछ फेमस है और स्पेशली एक राजवंश बहुत फेमस है, आगे हम पढ़ेंगे। जैसे गुर्जर, प्रतिहार, प्लास, इन्हें पाल के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रकूट, चामन, चोल, पांडे, दक्षिण चालुक्य, ये सब जो है ना राजवंश, ये 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच ये उनका उदय हुआ है और ये उस टाइम पर ख़त्म भी हो गए हैं। कुछ आगे तक भी चले हैं, लेकिन ज़्यादातर 12वीं शताब्दी तक आते आते ख़त्म हो गए। उसके बाद नए राजाओं का इंडिया पर आक्रमण भी हुआ है और कुछ लोगों ने तो कुछ भारत के ही राजाओं ने पुराने राजाओं को ख़त्म कर दिया और उनके राज्यों को हड़प लिया। तो हम देख लेते हैं कि राज्यों का जो संगठन होता है वो कैसे होता है। नए राजा अपने आप को महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ऐसी उपाधियाँ देते थे। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इनका मतलब क्या होता था। ये है राजा, ठीक है, इसके ऊपर हो गया महाराजा, अब इसके भी ऊपर हो गया महाराजाधिराज, यानी कि ये छोटे से राज्य में, लेकिन इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो महाराजा कहलाया, महा और राजा। फिर इनसे भी जिसने इन सबको अपने अंदर समेट के रख रखा है, उसने अपने आप को महाराजाधिराज जैसे वर्ड या जैसी उपाधियाँ देने लगी। या कुछ लोग अपने आप को त्रिभुवन चक्रवर्ती कहते थे, यानी त्रिभुवन यानी तीनों लोगों का मालिक है वो, चक्रवर्ती यानी उसके आगे कोई नहीं,
हाँ जीत सकता, ये सब चीज़ें वो अपने आप को कहते ताकि लोग माने कि हाँ ये बड़े राजा हैं, और वह उनके आगे नतमस्तक हो जाए, उनकी बातों को माने, अपने आप को राजा के हवाले कर दें। ये चीज़ें इन उपाधियों से पता लगती हैं। ये राजा कैसे बने, मतलब एक आदमी एक दिन उठ के राजा बन जाए ऐसा नहीं होता। एक लंबे लंबे समय से चीज़ चलती है, लेकिन उन चीज़ों को बनाने में भी कुछ लोगों का हाथ है। श्रमिक है, श्रामंत वर्ग है, सहायक ब्राह्मण है, किसान है, इन लोगों ने उन व्यक्तियों को राजा के रूप में एक्सेप्ट किया कि हम आपको अपना राजा चुनते हैं, महाराज चुनते हैं, आप हमारे ऊपर शासन कीजिए, आपके रूल्स हम मानेंगे और उसके बदले हम काम करेंगे और कर देंगे। ये सब व्यवस्थाओं से ही कोई व्यक्ति राजा बनता है। ठीक है, और जैसे मैंने अभी कर की बात बताई, तो यहाँ कर के बारे में पढ़ लेते हैं। कर का मतलब होता है टैक्स। टैक्स का मतलब होता है कि हमने कोई काम किया, ठीक है, अब ये हमने कोई काम किया और ये हमारी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट हमारे काम के ऊपर टैक्स लेगी हमसे। ठीक है, और मतलब वो काम, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि आपने कोई चिप्स का पैकेट ख़रीदा या बिस्किट का पैकेट ख़रीदा, तो आपको गवर्नमेंट को उसके बदले टैक्स पे करना होगा। अगर चिप्स का पैकेट 5 रुपये का है, ठीक है, तो उसकी जो असल मूल्य होगी वो 4.5 रुपये होगी, और बाकी 50 पैसा उसका टैक्स लगेगा, वो गवर्नमेंट को मिलेगा आप ही के थ्रू। उसके बदले गवर्नमेंट आपको क्या सेवा देगी, वो आपको देगी साफ़ सफाई की सेवा, स्कूल की सेवा। उन टैक्स से वो जो पैसा बचता है वो उनसे ये काम करती है। तो आप भी अगर कोई काम करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, आप गवर्नमेंट को थोड़ा सा पैसा देते हैं ताकि वो आपके बदले कोई काम करे। ये लेन देन की प्रक्रिया ही टैक्स कहलाती है। टैक्स हर व्यक्ति को देना होता है, आज के समय में भी और पहले के समय में भी। पहले के समय में जो टैक्स देने का तरीका वो ये होता था कि किसी किसान ने किसी भूमि पर कुछ उगाया और उसका थोड़ा सा हिस्सा राजा को दे दिया, उसके बदले राजा उन्हें सुरक्षा देता था, यानी सैनिक सुरक्षा देता था। अगर उस किसान के ऊपर किसी बाहरी व्यक्ति ने हमला कर दिया या किसी दूसरे राज्य के राजा ने जाके हमला कर दिया, उसके सामान चुरा लिया चोरों ने या राजाओं ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो राजा उस व्यक्ति के लिए लड़ेगा, अपनी सेना भेजेगा। ये होता था सुरक्षा के बदले टैक्स देना। एक तरीके सुरक्षा के लिए वो पे कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार भूमि जो होती थी ना, किसी भी प्रकार की भूमि होती थी, उसके ऊपर टैक्स पे करता था कि ये अब राजा की भूमि है, ठीक है, और आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना है अगर आप इस भूमि पे काम करेंगे, या चाहे ये खाली पड़ी हो, ये अब राज्य के हाथ में है। व्यापारी लोगों से भी टैक्स लिया जाता था। पशुपालक, मतलब अगर आप पशुओं को चराना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के बदले टैक्स थोड़ा सा देना पड़ेगा। ये सब देते थे। ये व्यवस्था बहुत पुरानी है और ये हर समय में मौजूद रही है। अब आता है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान की प्रक्रिया। ये चीज़ें हम इस शताब्दी में बहुत ज़्यादा देखते हैं, मतलब पहले के समय में भी होता था। प्रशस्तियाँ का मतलब होता है कि राजा, और जो राजा है वो कैसा होना चाहिए। राजा शक्तिशाली होना चाहिए, राजा बहुत ईमानदार होना चाहिए, वो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, इस प्रकार का राजा होना चाहिए। उसका शासन कैसा होना चाहिए, उसके मंत्री कौन होंगे, उसका शासन कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, न्याय कैसे होगा, ये सब चीज़ें। जैसे मैं इसका एग्जांपल रामायण के थ्रू देती हूँ, क्योंकि आज सभी बच्चों ने देखा ही होगा ये घर में कि रामायण में दिखाया गया है कि किस प्रकार राजा शासन करेगा, और कैसे राजा होने के नाते वह, क्योंकि उनके पिता राजा थे, दशरथ राजा थे, लेकिन राजा होने के नाते उन्होंने अपने पुत्र को वनवास जाने दिया, क्योंकि ऐसा जनता का मानना था, ऐसा उन्होंने अपने वचन दिए थे। तो यही चीज़ें बताती कि राजा का काम कैसा होना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप है, या फिर आप पृथ्वीराज चौहान का नाम ले लीजिए, अकबर का नाम ले लीजिए, ये सब लोग हैं ये अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठ रहते थे कि हमें ही अपना काम करना, मतलब हमें अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करना है, ये सब काम होते थे, शासन वगैरह। तो ये चीज़ें ना, प्रशस्तियाँ, ये नियम लिखे हुए होते थे, और ये नियम ब्राह्मण द्वारा लिखे जाते थे। ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप अपने बड़ों से पूछिएगा तो वहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक वो है, ग्रंथ है, जिसमें लिखा गया राजा कौन होगा, प्रजा कैसे काम करेगी, कौन कर देगा, कौन नहीं देगा, राजा का काम क्या है, वो कैसे शासन करेगी, ये सब चीज़ें उसमें बताया गया है। ऐसे ही तामपत्र होते थे। ये ना तामपत्र वह होते थे कि राजाओं ने ब्राह्मणों को कोई भूमि का टुकड़ा अनुदान में दे दिया। अब कह दिया कि इसके ऊपर कुछ भी उपजेगा
ठीक है, वो सब आपका होगा। आप इस पर टैक्स लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर रहने वाले लोगों ने कोई गलती की तो आप उनको न्याय दंड भी दे सकते हैं। आप खुश होकर उनको गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। ये जितना भी जो चीज़ें आप उस भूमि के मालिक बन गए हैं। तो ब्राह्मणों को ये शक्ति, ये भूमि का क्षेत्र दे दिया जाता था और उन्हें तामपत्रों पे लिख दिया जाता था कि इस व्यक्ति को राजा ने इस समय पर इतनी भूमि दान में दी है, अब वो उसका मालिक है। तो ये हो जाता था कि अब कोई सवाल नहीं उठाएगा कि उस व्यक्ति के पास वो भूमि कहाँ से आई। तो इसी प्रकार का एक ग्रंथ जो हमें देखने को मिलता है वो है कल्हण ने लिखा है एक ग्रंथ कश्मीर के राजतंत्र के बारे में। उसने संस्कृत में ये ग्रंथ लिखा क्योंकि उस समय संस्कृत बहुत फेमस लैंग्वेज थी और आम भाषा, जैसा हमारी आम भाषा आज हिंदी है वैसे संस्कृत होती थी। क्योंकि आप स्कूलों में अब सिर्फ संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, उस टाइम वो संस्कृत बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। तो उसने एक महाग्रंथ लिखा है और ये इतिहासकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, इतिहासकार वह लोग होते हैं जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए बहुत फेमस या बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह की किताब है वो, जिसमें हमें पुराने इतिहास मतलब इतिहास के बारे में पता लगता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई पीछे कि धन के लिए युद्ध हुआ करते थे, तो उस समय भारत जो क्षेत्र था ना, उपमहाद्वीप था, वो बहुत अमीर बहुत हुआ करता था। क्योंकि राजा महाराजा के बीच में अक्सर धन के लिए जो ज़्यादा संपन्न होगा, जो ज़्यादा अमीर होगा, शक्तिशाली होगा, उनके पास वो जाएंगे, युद्ध करेंगे उनसे, और अगर वो हार जाते हैं तो उनका धन लूट लिया जाएगा। ये हर समाज में है और ये 12वीं शताब्दी के बाद भी हमें देखने को मिलता है। तो वह एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अक्सर युद्ध ही लड़ा करते था, जिसमें बहुत फेमस है त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से। आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ। तो त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि गुजरात की तरफ से थे, राष्ट्रकूट ये दक्षिण भारत की तरफ से थे, पाली बंगाल की तरफ से थे। इनके बीच में कुछ इस प्रकार का युद्ध हुआ और इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सभी का। तो ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब आता है कि धन किसी के पास कितना है वो कैसे पता लगेगा। तो ये लोग पहले के समय में लोगों को ना दिखावे की बड़ी आदत थी, तो वो लोग ना मंदिर बना कर बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनाते थे, महल बनाते थे, ये सब बना कर वो अपने धन दिखाते रहते थे कि भाई हम पे इतना धन है, हम इतने मजबूत हैं, लोग हमारी बात मानेंगे। तो ये चीज़ें होती थी। तो इसी के कारण अफ़गानिस्तान में गजनी एक जगह है, वहाँ का एक राजा, उर्दू भाषा में सुल्तान कहा जाता है, महमूद था, जिसे महमूद गजनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको महमूद गजनी या गजनवी अगर पेपर में आए तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। उसने भारतीय महाद्वीप पर कई बार लूटपाट मचाई है। वो बहुत बार आता था, बहुत सा धन लूट के ले जाता था, लेकिन जो उसने सबसे बड़ी लूट की है वो था गुजरात का सोमनाथ मंदिर। ये बहुत फेमस मंदिर है, बहुत अमीर मंदिर हुआ करता था, लेकिन इसके कारण भारतीय महाद्वीप में उसका आना जाना बार बार लगा रहता था, क्योंकि वो इस मंदिर को लूटना चाहता था बार बार। तो ऐसे ही और भी अन्य लोग आए, जैसे इसमें था मोहम्मद गौरी, सॉरी यहाँ पे गलती हुई थोड़ी, मोहम्मद गौरी। इसका युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय चौहान, यानी हम इसको नॉर्मली भाषा में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इसका 2 बार युद्ध हुआ, पहली बार में मोहम्मद गौरी हारा और दूसरी बार में पृथ्वीराज चौहान हारा। तो आज के यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आगे का पार्ट, जिसमें हम चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया चोल साम्राज्य के बारे में। यह बहुत फेमस साम्राज्य है 7वीं सदी का। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी, और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।